जब लावण्या घर पहुंची तो बापू बहुत परेशान थे। लावण्या ने बापू से पूछा, क्या हुआ बापू, आप इतने परेशान क्यों हैं? बापू ने कहा, बेटा राम सिंह का पता नहीं चल रहा है। वह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। उनकी तलाश जारी है। और बेटी तू घर पर ही रहना और कहीं ना जाना, और मैं राम सिंह का पता करने जा रहा हूँ। लावण्या, अभी सुबह क्या बात हुई थी आपसे? आपकी तबीयत खराब है और आप कहीं नहीं जाओगे, और अगर कोई आएगा तो मैं बोल दूंगी कि आपकी तबीयत खराब है। आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए बापू? बापू ने कहा, किसी ने सही कहा है, इस उम्र में इंसान की बुद्धि सठिया जाती है। लावण्या, यह एक तरह की फालतू बातें ना करो। और यह बताओ कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि राम सिंह गायब है, जबकि तुम तो सुबह से यहीं हो? बापू, इस तरह की खबरें जंगल में आग की तरह फैलती है। इधर से दो लोग गुजर रहे थे, मैंने उन्हें आपस में बातें करते सुना। लावण्या, अब अगर कोई इस तरह की बातें करे तो अपने नाक कान और आंखें बंद कर लेना। बापू, मगर क्यों? क्या तुझे राम सिंह के बारे में कोई जानकारी है? लावण्या, पूरी जानकारी है बापू। झरने पर जिस स्थान पर कमल को जंगली जानवरों ने खाया था, उसी स्थान पर राम सिंह आज मॉर्निंग वॉक पर गया था और उसे भी जानवर मारकर खा गए। बापू, बहुत बुरा हुआ। न जाने कौन जानवर इस जंगल में आ गया है जो लोगों को जिंदा खा जा रहा है और उसका रक्त पी रहा है। लावण्या, लेकिन बुरा क्यों हुआ? यह तो बहुत अच्छा हुआ बापू कि उस कमीने राम सिंह को अपने किए की सजा मिल गई। बहुत अन्याय किया था उसने इस गांव के लोगों पर, और सबसे ज्यादा अन्याय तो उसने हमारे दादा दादी और तुम्हारे पर किया था। हमारा खेत खलिहान, घर मकान सब कुछ उसने छीन लिया और तुमको अपना गुलाम बना रखा था। बापू, हाँ बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन बेटा हमें राम सिंह के घर जाना चाहिए, क्योंकि संबंध अच्छा हो या बुरा, लेकिन 30 साल से हमारा उससे नाता है और 24 साल से हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं। लावण्या ने बापू की बात को गहराई से समझने की कोशिश की और उसने अपने आप से कहा, बापू का कहना सही है। वो 24 साल से राम सिंह की गुलामी कर रहे थे, और ऐसे समय पर अगर वो उसके घर नहीं जाएंगे तो लोग बापू पे शक करेंगे, और राम सिंह की हार और अंगूठी को भी छुपाना है, और अभी बापू को इस बारे में बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उनके मुंह से निकल गया कि राम सिंह का हार और अंगूठी हमारे पास है, फिर तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, और बापू जैसे सीधे साधे इंसान के लिए इस सच को छुपाना बहुत मुश्किल भी होगा। इसलिए समय की नजाकत को समझते हुए उसने तुरंत बापू से कहा, हाँ बापू, तुमने सही कहा। हमारी लड़ाई और दुश्मनी अपनी जगह है और सामाजिक परंपराएं अपनी जगह। इसलिए जब तक हमें इस गांव में रहना है, गांव की परंपरा तो निभाना ही होगा। और फिर राम सिंह तो अब मर ही गया है, तो अब किस बात का डर है? ईश्वर ने उसके करनी का फल उसको आज दे दिया। और बापू, तुम राम सिंह के घर जाओ, लेकिन भूल कर भी वहां किसी को यह न बताना कि राम सिंह झील के किनारे गया था और उसे जानवरों ने खा लिया, वरना लोग 10 तरह के सवाल तुमसे पूछेंगे और पुलिस भी तुम्हें परेशान करेगी। क्योंकि अगर तुम्हारी जुबान गलती से भी फिसल गई तो गांव वाले और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हें कैसे मालूम कि राम सिंह झरने पर गया था। और तुम किसी से यह ना बताना कि आज सुबह झरने पर मैं भी गई थी, क्योंकि फिर मेरे से भी 10 तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि मैं कितने बजे वहां गई थी, कितनी देर मैंने नहाया, कब पानी से बाहर आई, उस समय मैं क्या पहनी थी। और बापू, बहुत से गंदे गंदे सवाल ही पूछे जाएंगे और हमें बार बार थाने बुलाया जाएगा, और इस हत्या में हमको फंसाने की कोशिश भी की जाएगी। इसलिए वहां जाकर रोने धोने का नाटक जितना भी कर लेना, लेकिन यह ना बताना कि आज मैं झरने पर नहाने गई थी। और बापू, यह पुलिस तो ऐसी है जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है, और जब जब ऐसा होता है तब तब कोई गरीब की बलि ही चढ़ती है और उसकी गर्दन कट जाती है। बापू ने कहा, ठीक है बेटी, मगर तू घर पर रहना, मैं जम राम बेटी। लावण्या, राम राम बापू, अपना ख्याल रखना और मेरी बात अच्छे से याद रखना। फिर बापू के जाने के बाद लावण्या ने सोचा, जल्दीबाजी में और खुशी में मेरे मुंह से यह बात निकल गई कि राम सिंह मारा गया, लेकिन मुझे यह बात भी बापू को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि बापू तो सीधे साधे हैं, और इन पुलिस वालों के आगे अगर कोई लड़खड़ाती जुबान से भी बात करे तब भी उसका मतलब वो निकाल लेते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। और इसके बाद किसी गरीब पर पुलिस का डंडा ऐसा चलता है कि या तो वह मर जाता है
यह निरपराध होते हुए भी अपने अपराध को कबूल कर लेता है और घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाता है। इधर राम सिंह की मौत की सूचना मिलते ही एक बार फिर से हवेली में रोना पिटना मच गया और सारे गांव वाले परेशान हो गए कि इस झरने के पास में ऐसा कौन सा जानवर आ गया है जो लोगों को इस बेदर्दी से मारकर खा जाता है और उसकी लाश भी नहीं मिलती। राम सिंह की हवेली काफी बड़ी थी। उसके अपने परिवार में अब सिर्फ उसकी पत्नी फूलन बची थी। बेटा कमल, जिसे लोग फूलन का बेटा मानते थे, जो कि उसकी रखैल जामुनी का बेटा था। उसके परिवार में उसका बड़ा भाई रंजीत सिंह, उसकी पत्नी बेला और उसकी 2 लड़कियां सलोनी और सगुनी थी, जिनकी उम्र इस समय 15 और 18 वर्ष की थी। और साथ में उसके माता पिता प्रहलाद सिंह और निरुपमा भी रहते थे। प्रहलाद सिंह की एक बेटी भी थी, शालिनी, जिसका पति मुंबई में रहता था। उसका कपड़ों का कारोबार था। इस तरह इस समय हवेली में राम सिंह की पत्नी, उसका भाई और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता पिता, कुल 7 लोग बचे थे। लेकिन इनमें लड़का एक भी ना था और जो उनके वंश को आगे बढ़ाता। इस समय उसकी हवेली के सामने सफेद कपड़े में एक ऐसी लाश थी जिसे लाश न कहकर कंकाल तंत्र कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि लाश के नाम पे राम सिंह की खून से सनी खोपड़ी थी। बीच में पेट की अतरियों का ढांचा था और हाथ पैर की जगह भी बुरी तरह से चबाई गई कुछ हड्डियां रखी थी। जिस किसी ने भी उसके हड्डियों का ढांचा वाली लाश को देखा, दहशत से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जैसे तैसे थानेदार भोलू की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इन सारी औपचारिकताओं को संपन्न होने के बाद थानेदार भोलू ने हरकू से कहा, तेरा मालिक राम सिंह तो चला गया और एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके कारण अपनों को बड़ी परेशानी थी। आए दिन कोई ना कोई कांड कर देता और फरियादी मेरे पास आ जाते। हालांकि मैं इन फरियादियों की रिपोर्ट उन्हें दिखाने के लिए लिखता था, लेकिन उनके जाते ही उन्हें फाड़ देता था, क्योंकि इन अनपढ़ों को क्या मालूम था कि थाने की कार्रवाई कैसी होती है। लेकिन मुसीबत तो थी। हरखू बोला, लेकिन यह बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? थानेदार ने कहा, इसलिए कि राम सिंह और उसके बेटे के संग जो हादसा हुआ, इस हादसे में एक बात बड़ी विचित्र थी। जिस दिन और जिस समय कमल के साथ हादसा हुआ, उस समय भी तेरी बेटी झरने पर नहाने गई थी, और आज जब राम सिंह मारा गया तब भी तेरी बेटी झरने पर नहाने गई थी। राम सिंह की हत्या के समय भी वह मौजूद थी और कमल की हत्या के समय भी। मगर इसे मेरी बेटी का क्या कसूर? मेरी बेटी तो हमेशा झरने पर नहाने जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। कसूर तो तेरी बेटी का है, क्योंकि मुझे यह बात बाद में पता लगी कि जब कमल मारा गया, उसने मरने से पहले तेरी बेटी के संग बलात्कार किया था, और मुझे शक है कि आज राम सिंह ने भी तेरी बेटी का बलात्कार किया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। यह आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मेरी बेटी के साथ बलात्कार? यह बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी मासूम है, पवित्र है, और आप उसे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। तू मुझे वो मत सिखा कि मुझे क्या करना है। कार्रवाई तो मैं बाद में कर ही लूंगा। अभी तो सिर्फ तुझे बताने के लिए बुलाया हूँ कि कमल की हत्या के बाद जिस जगह उसकी हड्डियों का ढांचा मिला था, उसी जगह तेरी बेटी की चोली भी मुझे मिली थी। लेकिन राम सिंह ने इस बात को बताने को मना किया था, और उसे यह मालूम था कि वह चोली तेरी बेटी का ही है। और इससे यह बात जाहिर होती है कि कमल की मौत किसी जानवर के खाने से नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि तेरी बेटी के साथ उसने बलात्कार किया या बलात्कार करने की कोशिश की, तो उसी समय तेरी बेटी ने उनका खून कर दिया और बाद में उसके लाश को जंगली जानवर खा गए। और राम सिंह नहीं चाहता था कि उसके बेटे की यह हरकत गांव वाले को पता चले, इसलिए वह राज ही रहा। और दूसरी बात यह है कि राम सिंह की खुद की नज़र भी तेरी लौंडिया पर थी, इसलिए वो अक्सर झरने पर जाता था और तेरी लौंडिया को नहाते देखा करता था। और इस बात को तुझसे बेहतर भला और कौन जान सकता है कि राम सिंह कितने रंगीन मिजाज का इंसान था, क्योंकि उसने तो तेरी बीवी को भी अपनी रखैल बना रखा था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज सुबह भी तेरी बेटी झरने पर नहाने गई थी और राम सिंह उस समय वहीं पर था। अब तेरी लौंडिया को छुप छुप कर नहाते हुए देख रहा था, और जब तेरी बेटी झरने से बाहर आई तो राम सिंह ने तेरी लौंडिया को दबोच लिया, और तब जिस तरह तेरी लौंडिया ने कमल को मारा था, ठीक उसी तरह आज राम सिंह का भी खून कर दिया। और फिर राम सिंह की लाश को भी कोई जंगली जानवर खा गया,
और इस समय मैं तुझको यही बताने के लिए बुलाया हूँ कि राम सिंह और कमल इन दोनों ने ही तेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है, या बलात्कार करने की कोशिश की है, और बाद में तेरी बेटी ने ही इन दोनों को मार दिया, मतलब उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद उनकी लाश को भी जंगली जानवर खा गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो तेरी बेटी से मिलने के बाद ही पता लगेगा, और मैं अगर चाहूँ तो तेरी बेटी को अभी यहाँ लाऊं, लेकिन फिर तेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी, और इसलिए तुझे एक बात का मौका दे रहा हूँ कि पहले थोड़ा प्यार से अपनी बेटी से पूछ कि राम सिंह और उसके बेटे कमल ने क्या उसके साथ बलात्कार किया था और किस तरह से उसने उन दोनों को मारा, और ये सारी रिपोर्ट मुझे अभी 2 घंटे में चाहिए, वरना फिर अपने हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। अब तू घर जा और अपनी बेटी को सारी बातें सही सही पूछ कर मेरे को बता, वरना तुम दोनों को अंदर कर दूंगा, तेरी बेटी को उन दोनों की हत्या करने के जुर्म में, और तुझको सब कुछ जानने के बाद भी अपनी बेटी के इस राज को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में। लेकिन सर, मेरी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है, उसने उनका खून नहीं किया है, और वह मासूम लड़की इन ताकतवर लोगों का खून कैसे कर सकती है? क्या यह भी आपने सोचा है? और उसके साथ बलात्कार होने की ये बात झूठे हैं, मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि वह निर्दोष है, निष्पाप है। वो निर्दोष है या हत्यारी, इसका फैसला हमने करना है, कानून ने करना है, तुमने नहीं। क्योंकि अक्सर लड़कियों के मासूम चेहरे के पीछे बहुत से राज छुपे होते हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती, लेकिन मैं सब कुछ पता कर लूंगा। अगर मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो आप बलात्कार करने के विरुद्ध रिपोर्ट लिखिए और मेरी बेटी को न्याय दिलाइए, क्योंकि जुर्म अगर मेरी बेटी पर हुआ है तो आप उल्टे मेरी बेटी को फंसाने की बात क्यों कर रहे हो? जो मर गए उनके विरुद्ध क्या रिपोर्ट लिखना, क्योंकि उन दोनों को तेरी बेटी ने पहले ही सजा दे दी है। लेकिन जो काम कानून को करना चाहिए था वह काम तेरी बेटी ने किया है, और कानून के नज़र में यह अपराध है। वैसे ये बात अभी मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम है, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर आपस में ही हिसाब बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में जितने ज़्यादा लोगों को यह बात मालूम होगी, इस केस को बंद करने में उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी, उतना ही ज़्यादा खर्चा भी होगा। और इतना तो तू समझता ही होगा यह आपस का हिसाब किताब को निपटाने के कौन कौन से तरीके हैं। और अंत में थानेदार ने उसको धमकी देते हुए कहा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका अंतिम फैसला तब करूंगा जब तेरी बेटी का बयान मुझे मिल जाएगा, और इस बात का पता मैं कर ही लूंगा कि तेरी बेटी के संग राम सिंह और कमल ने बलात्कार किया था या नहीं, और उसने किस तरह उनकी जान ली। फिर भी अच्छा यही होगा कि वह खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर ले और सारी बातें सच सच बता दे, वरना तुम दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। और हाँ, यहाँ आने से पहले थोड़ा जेब गर्म करके आना, क्योंकि पुलिस के केस में खर्चा पानी तो लगता ही है। हरकू को थानेदार की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, फिर भी उनकी इन बातों ने उसके दिल पर हथौड़ों की भारी वार किया था, और वह अपने घर जाते समय यही सोच रहा था कि कहीं थानेदार की बात सच ना हो, क्योंकि अगर मेरी बेटी के साथ इन भेड़ियों ने बलात्कार किया है और मैं मेरी बेटी से शर्म के कारण यह बात मुझसे नहीं बताई है, फिर क्या होगा? और अगर मेरी बेटी ने ही उनकी जान ली है, फिर कैसे उनकी जान बचेगी? क्योंकि हमारे पास ना तो इतना पैसा है और ना ही कोई जान पहचान। थानेदार की इन बात से उसको कसमकस में कर दिया था, और अगर आपस में ही बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसने खर्चा पानी के लिए जेब गर्म करके आने की बात कही थी, और इन लोगों की जेब करने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, नोटों की मोटी गड्डी या फिर लड़की का जिस्म। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मासूम बेटी भी इनकी भूख को मिटाने का साधन बन जाए।